मेरे साथ मौजूद हैं शेफ सामिया लारी, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोमिना राजपूत, साइकोलॉजिस्ट हैं, मुंतहा ज़िया जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ नौरीन शमशाद मौजूद हैं, पेरेंटिंग कोच हैं। आप चारों प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहूँगी सामिया आपसे, आई स्टार्ट कि जब आप एक तो टीनेज में थी, उस वक्त आपके जहन में कामयाब ज़िंदगी के क्या गोल सेट थे, आपके नज़दीक क्या कामयाब ज़िंदगी क्या थी, और अब जाके अब ज़िंदगी में हम सेटल हो चुके हुए हैं, मतलब हमने खुद मेहनतें कर लिए, पैसा कमा लिया हुआ है, तो अब कामयाब ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन है? मदिया, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था मदिया कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये भी मेरे पेरेंट्स डिसाइड करते थे। मेरा करियर कहाँ पे जाके बैठेगा, और कब तक डिसीजन लिए अंकल आंटी ने तुम्हारे? मेरे ख्याल से शादी भी हो गई थी, और शादी होने के भी कोई 2-3 साल बाद जब मुझे बहुत लान तान पड़ी अपने मियाँ से कि तुम क्या पागल हो चुकी हो कि ये कपड़ों के लिए भी तुम एक दफ़ा अपनी अम्मी को दिखाओगी कि ये मैं ले लूँ या नहीं लूँ, तो वो बाज़ोकात वो आपके अंदर जो कहते हैं ना, वो जो घुट्टी में पिला देते हैं, और वो जो निचोड़ के आप बात करते हैं कि आपको ये लगता है कि आप जब तक, जैसे मुझे ये था कि जब तक मैं अपनी अम्मी को अपना टेस्ट पेपर ना सुना लूँ तो मुझे लगता था कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, मेरी तैयारी ही नहीं है, या जब तक मैं तैयार ना हो जाऊँ, अपनी अम्मी को ना दिखा दूँ तो मैं अच्छी लग ही नहीं सकती हूँ। तो ये जो काउंसलिंग होती है, ये शायद आपके पेरेंट्स की एम्पावरमेंट होती है, जो बाद में आपको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, वो आपकी शायद उभरने से पहले आपके माँ बाप उसको ख़त्म कर देते हैं, या कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें आपके अंदर पुट इन कर देते हैं जो आपकी बाद में करियर बनता मतलब है। आपको वो स्पेस देते ही नहीं कि आप कुछ चीज़ ऐसी सोच सकें। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रिमोट लेके कभी टीवी देख सकती हूँ अपनी मर्जी का चैनल, मतलब अच्छा। मुझे ये पता ही नहीं था। और ये इकलौती थी अभी सब, और मैं एक लौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, और जो कि मेरी अम्मी उस पर वर्किंग फीमेल थी, वो अपने स्कूल जाती थी, वो सब पहले टीचर थी, फिर बाद में वो कोऑर्डिनेटर हुई, और फिर उसके बाद वो प्रिंसिपलशिप में 20 साल एज अ प्रिंसिपल उन्होंने काम किया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं सुबह टीवी नहीं खोल सकती थी, मैं दोपहर में टीवी नहीं खोल सकती थी, मेरा सोने का टाइम था। और मदिया, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जैसे मैं आपके साथ मॉर्निंग शो पे आती हूँ, बच्चों के स्कूल के लिए उठती हूँ, मुझे एग्जैक्ट उसी टाइम पे भूख लगती है, उसी टाइम पे नींद आती है, उसी टाइम पे मैं रात में आज भी सोती हूँ, जो अम्मा ने उस वक्त सेट किया हुआ था। मतलब मेरी रूटीन, आप इम्यून हो जाते हैं, आप 14-16 बल्कि 17 साल आप उस रूटीन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्यून हो जाते हैं। लेकिन जब मुझे बहुत चीज़ें मुझे याद है, मेरे लिए ख्वाहिशात कौन सी जिंदगी की होती थी कि मैंने कैसी जिंदगी गुजारी? उस वक्त तो कुछ था ही नहीं मदिया, हम लोगों के ज़माने में तो टीवी जो है वो कलर टीवी STN आना शुरू हुआ था, कलर में बचपन की। और जब बड़े हुए तो अम्मी पापा की ही पसंद से कपड़े पहनने हैं, तो ख्वाहिशात तो छोटी थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कुछला जाता था, लेकिन इतनी बड़ी चीजें ही नहीं थी। मुझे याद है कि जब मोबाइल फोन आया, एग्जैक्टली जब मोबाइल फोन आया तो मैंने मेरे पास हमेशा अम्मी का जो रिटायर फोन था वो मेरे पास आ जाया करता था, या घर का PTCL फोन है जो आपने उस पर ही बात करनी, घंटों आप उसी पे बात करेंगे, जिसको अब्बू दादी अम्मी सब फोन उठा के, पहले इंटरव्यू होता था, कौन कहाँ से क्या पढ़ती हो क्या करती हो, फिर वो फोन ट्रांसफर होता था, जिससे हम खुल क्या आप लोग पूछते रहते हैं, दोस्त है मेरे। अब तो बच्चे इजाजत नहीं देते। नहीं, तो अब तो बाकायदा जब मुझे याद है कि जब मेरा फोन आया तो मेरे फादर ने, उस वक्त 25,000 रुपए का फ़ोन था, तो मेरे पापा ने अपने पॉकेट से वो कड़क नोट निकाले ना, तो मैं उनको देख के मुझे इतना खुशी, तो अपनी जगह मेरे पैसे मेरे पापा मुझ पर खर्च कर रहे हैं, हम तो इमोशनली हो गए इतनी देर तक। और अब जब मैं खुद कमाती हूँ तो मुझे वो खुशी फील नहीं होती खरीदने के बाद कि हाँ ये हर चीज़, अब बाजों का तो या छोड़ो ना, क्या फ़ायदा। मतलब पहले बचपन में अपने माँ बाप से ख़रीदी हुई चीज़ में जो खुशी मिलती थी, अब बाजों का अपने पैसे हो के भी आप उससे ज्यादा महंगी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलती। अब आप बड़े हो कि अब क्या लगता है कि जी कामयाब जिंदगी की क्या डेफिनेशन है? कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन मेरे नज़र में ये है कि आप पढ़ें, जितना भी आपने पढ़ना है, आप काम करें, आप दुनिया घूमें, अपनी मर्जी की जिंदगी को स्पेंड करें, ना कि आप किसी के साथ उसके साथ बन जाएं। दूसरे बंदे, आपका लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश है या नहीं है, आपकी तो ख्वाहिश मर गई ना, तो आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट सोच से बनाएं। आपको उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है, आप उनको मेंटली इंडिपेंडेंट बनाएं कि आप कमाएं, घूमें फिरें, अपने आप को सिक्योर करें,
बदतमीज ना बनाए, उन्हें अच्छा बनाए, लेकिन ओबीडियंट बनाए। आजकल के बच्चों को मैं देख रही हूँ कि हम जितना भी कोशिश कर लें, बच्चे कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी, एक तो एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है और सेल्फ राइट्स अवेयरनेस इतनी ज्यादा आ गई है कि वो 2 मिनट में आपको शट अप कॉल दे देते हैं। आप मुझे बताएं, आपके बचपन में कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन थी और अब जब आप बड़ी होगी तो अब आप कामयाब जिंदगी किसको समझती हैं? बचपन में तो कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन था कि एक अच्छा करियर हो और डॉक्टर बन जाए, टीचर हाँ, बन ये जाए, इंजीनियर बन जाए, ये वाली चीजें होती थी कि हम इससे अगर हो जाए कुछ तो फिर एक कामयाब जिंदगी होगी। अब जैसे हम अब बड़े हुए, जब हम अपने करियर में आए, जब हमने खुद से कमाना शुरू किया, जैसे इन्होंने बात की, तो अब हमें ये रियलाइज़, मुझे एटलीस्ट अब ये रियलाइज़ होता है कि एक कामयाब ज़िंदगी वो ज़िंदगी होती है जिसमें आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, सबसे बड़ी बात, और फिर आप ज़िंदगी जैसे भी गुजारो आपके दिल पे एक सुकून हो, आप किसी किस्म के गिल्ट का शिकार ना हो या आप किसी किस्म के पछतावे का शिकार ना हो। तो अगर दिल का सुकून हो और एक ऐसी ज़िंदगी हो जहाँ पर आप अपनी डिसीजंस ले सको और इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी गुजार सको, तो मेरे ख्याल से वो एक कामयाब ज़िंदगी होती है। आप बताएं मोमिना, आपके नजदीक बचपन में क्या कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन थी जिसका ख्वाब देखती थी और अब बड़े होके क्या लगता बचपन है? में तो बहुत छोटे छोटे गोल्स होते थे, जैसे क्लास 5 में ये पोजीशन आ जाए, फिर 6 में आके हम लोगों को ये हो जाएगा, फिर सीनियर स्कूल चले जाएंगे, इस कॉलेज जाना है, इस यूनिवर्सिटी जाना है, तो ये वाले छोटे 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 गोल्स ख्वाब होते होते थे। हाँ, बट नाउ व्हेन यू आर अर्निंग एंड हमारे पास एक एक्सपोजर है, फिर हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, फिर आप देखते हैं कि नहीं, अंदर से जो सुकून है अपने चीज़ों को खुद करने का, एक डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को लेके चलने का, वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन, उसको यू नो एक फ्रीडम होना कि आप उसको कर सकें विद इन द नॉर्मल लाइफ, तो फिर वो आपको फील होता है कि नहीं, ये असल में अचीवमेंट है। द थिंग्स अराउंड यू, मटीरियलिस्टिक स्टफ अराउंड यू, वो किसी हद तक आपको कंफर्ट दे सकता है बट इट कांट मेक यू हैप्पी। तो इसीलिए हम लोग जैसे मोमिना होता है ना कि अगर मैं इस शो के आगाज़ में जैसे मैं बात करी थी कि जी पहले का तस्वुर ये था कि लेस इज़ मोर, जो हमारे बुजुर्गों में उसमें था, और कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की कि यही चीज़ हमें सोच हमें हमारे अंदर इनकलकेट करें, जो कि हम भी ज़माने, क्योंकि ऑफ कोर्स हम आई बिलीव वो जनरेशन है मिलेनियल्स, अगर हम स्पेशली बात करें, कि जिन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी आते हुए भी देखी है और उसको एंजॉय किया हुआ है, मतलब हम सारी अच्छी हमने चीज़ें देखी हुई। तो आजकल का बच्चा जब वो इंटरनेट और वो जो पीछे वो मोडेम की आवाज़ आती थी, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ, तो वो उनको पता ही नहीं कि क्या होता है कि हमने 10-10, 20-20, 50-50 का इंटरनेट खरीद के इस्तेमाल किया बचपन में, क्योंकि हमारे बड़े बहन भी होते थे तो हम भी शार्प होते थे। अच्छा, आजकल के दौर में आपको क्या लगता है मोमिना कि ये जो अब जो नई नस्ल है उसका कामयाब जिंदगी का तस्वुर कितना बदल चुका हुआ है और हमसे कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। द थिंग इज़ कि इतना फास्ट पेस्ड हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, यू नो, एक चीज़ हमें चाहिए होती है, फिर फ़ौरन हमारा ब्रेन होता है कि अच्छा ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ मिल गई, वी आर सेटिस्फाइड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर फ़ौरन कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है। आपने जैसी अच्छी बात की है, जैसे हम देखते हैं शॉर्ट्स आ गई हैं, अब लोगों में स्टेमिना नहीं कि वो 3-3 घंटे की फिल्म देखें, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं। आप बिल्कुल सही बात करें कि इन बच्चों के तो दिल बहुत जल्दी भर जाते हैं। और मैं कल ही किसी से कह रही थी कि ये एक अच्छी बात भी बुरी बात भी है कि जब ये हमारी जो यंगेस्ट जनरेशन है ये मूव ऑन बहुत जल्दी कर दे, वो कहते हैं हमारी वाइब मैच नहीं कर रही, एग्जैक्टली, क्लोज चैप्टर, हम रोते रहेंगे, मर जाएंगे अगले के लिए। एग्जैक्टली। तो एक हमारा ब्रेन तो वैसे बना ही इस तरह से है ना कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस इन्वायरमेंट हमें देगा हम लोग फिर रिटर्न बैक करेंगे। तो प्रीवियसली शायद हमारे पास इतना स्टिमुलस भी नहीं था हम लोग जब छोटे होते थे, बट नाउ एक तो अवेयरनेस है, दूसरा माइंड बना हुआ इस तरह से है कि छोटे से पीरियड के लिए ये चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, एंड देन यू डोंट लाइक इट आफ्टर सर्टेन टाइम, यू वांट अ बेटर थिंग, देयर इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ एवरीथिंग एवरी चेंजिंग यू नो डे। तो उससे हम लोगों की फास्ट पेस लाइफ इसलिए हो गई है क्योंकि हमारा माइंड तो इसी तरह से बना इसका मतलब है हम तो कहीं जाके रुक ही नहीं रहे, और इसका मतलब है कि एक लामहदूद ख्वाहिशात हैं कि आपने क्या, चलो मतलब जरूरी नहीं कि बड़ी चीज़ हो, अच्छा मैंने ये खा लिया, मुझे कल ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं से बोर हो गई मैं हूँ, मुझे आपको नई चाहिए, मुझे आपको नई चीज़, तो उसमें तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही होनी है। दैट्स ट्रू, क्योंकि फिर हम कंपैरिजन भी वहाँ पे रेज होता है कि मेरे पास तो ये वाली चीज़ है एंड किसी और के पास ये वाली चीज़ है। अब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल ऑलवेज फील लेसर देन समबडी एल्स, हमसे बेहतर कोई और होगा, और हम लोग कभी भी
ये बात आई थिंक इस जनरेशन को नहीं समझा सकेंगे, लुक डाउन अपॉन द पीपल हु हैव लेस देन यस, हाँ, थैंक यू फॉर सेइंग। यही जैसे अम्मी भी कहते हैं ना कि बेटा देखो, अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो। जब तुम अपने से नीचे लोगों को देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। नौरीन, आप मुझे बताइएगा, बचपन में आपके नज़दीक कामयाब ज़िंदगी क्या डेफिनेशन थी, आपके क्या गोल से, और अब जब आप बड़ी हो गई है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हैं, तो आपके नज़दीक कामयाब ज़िंदगी क्या है? आई थिंक बचपन में तो हमें हर साल ये बताया गया था ना कि आप इस ग्रेड में पहले नंबर आ जाओगी तो कामयाब हो जाओगी। फिर पता चला कि वो नहीं थी, उसके बाद कॉलेज गए तो वो पास करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी की डेफिनेशन जो है ना, वो हर साल हर एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज होती गई। बट आई थिंक अगर हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में देखें तो अगर हमारे पास ये लग्जरी थी कि हम स्कूल जा पाते थे, हमारे पास ये लग्जरी थी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, हमारे पास हमारे पेरेंट्स थे फैमिली टाइम गुजारने के लिए। क्योंकि आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स, उनके पास जो है वो कहते थे कि मेरे अब्बू जो है वो मेरे रिजल्ट डे पे नहीं आ पाए या मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाए। तो आई थिंक वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो हम गुजार पाते थे एज अ फैमिली, आई थिंक वो असल कामयाबी थी। और आप क्या फील करती हैं भाई, आप कामयाबी की क्या डेफिनेशन आ गई है सामने आपके? अब आई थिंक आफ्टर मेरी 5 साल की बेटी है, तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ इस पॉइंट पे मैं उसके साथ वक्त गुजार पाती हूँ और उसके साथ रह पाती हूँ एक करियर के बावजूद, आई थिंक वो मेरे लिए कामयाबी है। बिल्कुल सही बात की वैसे। और मैं पहले जब बच्चों के बाद तो इंसान की ज़िंदगी वैसे बदल जाती है। पहले आपको लगता था कि आप जब ट्रैवल करने के लिए गए तो आप ये कर लें, वो कर लें, ये शॉपिंग कर लें। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे आपसे ट्रैवल करते हैं, आप कहते हैं चलो जी माई किड हैज़ पूप्ड, ठीक है, और उसने खाना खाया। ये 2 चीज़ें हुई ना, तो आप कहते हैं बस इसका पेट भरा हुआ है। और छोटी छोटी चीज़ें खुशी आपकी कैसे चेंज होती रहती है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आज जब आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे। लोगों की ख्वाहिशात बहुत मुश्किल होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत सैड जनरेशन हैं। क्यों है ऐसा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा मुझे बताएं, आपको लगता है कि जो आजकल की नस्ल है उनके नज़दीक कामयाबी का तस्वुर जो है वो बदल चुका हुआ है? वो इतने फास्ट है मदिया कि उनको ये खुद को भी नहीं पता कि वो खुद कहाँ पे हैं। उनको सुबह कुछ चाहिए होता है तो रात पे उनकी चॉइस बदल जाती है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। मुझे आज भी याद है, अब मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अक्सर जैसे कि मेरे जो घर में आपकी जनरेशन अल्फा बैठी हुई है, जरा उसके बारे में बताएं। अल्फा तो वो तो अल्फा ही है उससे यूं ही चल रही है और उसको हम ब्रेक नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे कि जनरेशन जो हमारी जेनजी जनरेशन है, क्योंकि हमारे जो कजन्स हैं तो वो तो जेंजीज हैं, तो उनको जब देखते तो बहुत खून खौलता है कि उनके अंदर कोई ठहराव ही नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसी वाइब्स नहीं है कोई लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शायद हमारी अपनी पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स भी हैं क्योंकि हम उस दौर के बच्चे हैं। देखिए ये बहुत मेजर टॉपिक है कि हम मटेरियलिस्टिक अगर हम बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं। हमारी ग्रैंड पेरेंट्स है उनमें से सिर्फ हमारे ग्रैंड फादर ही पढ़े लिखे थे मोस्टली के, मतलब मैं कहती हूँ कि 80% खवातीन मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, 4वीं 5वीं जमात पढ़ी होगी मुश्किल से, या कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लीट एजुकेटेड कपल है, यानी कि हमारे फादर ने भी पढ़ा हुआ है, हमारी मदर्स ने भी पढ़ा हुआ है और हम सेकंड जनरेशन है जो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसे जनरेशन से है कि जो हमारी नानी दादी ने जो फेस किया, उन्होंने स्ट्रगल करके हमारी माओं को तैयार तो कर दिया, लेकिन माएँ भी उन्हीं की बेटियां थी, जाहिर सी बात है उन्हीं के बाप थे। मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती, सॉरी बात काट रही हूँ, कि पहले जनरेशन में होता है कि चलो भी हमने बस बेटी की अच्छी जगह शादी होगी, शरीफ लोग मिलके चलो भाई। अच्छा पहले तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता था कि जी शरीफ होने चाहिए लोग ना। अब तो लोग कहते हैं चलो शरीफ, पैसा होना चाहिए, अपनी गाड़ी से चलो शरीफ नहीं, चलो बेटा ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा सब चीज़ें। अब तो वो शराफत वाला पहलू ही नहीं है ना, 5 वक्त की नमाजी हो
फिर दूसरी बात है, अब जो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है वो ये कि अब लोग इस बात पे एम्फसाइज ज़रूर करें कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि हमने ये फेस, हमारी पेरेंट्स ने ये फेस किया ना मदिया, क्योंकि उन्होंने ये अपनी माओं को देखा कि उन्होंने सेक्रीफाइस करके हमें पढ़ाया, और अच्छा, हमारे अंदर इतना- भी वही चीज पैदा इतना की काबिल है। बनाने के बाद, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो इतना काबिल बनाने के बाद भी फिर हमारे माँ बाप हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पाँव में लिटरली वही जंजीरें हों जो कि पहले हाँ, होती थी। exactly। अब वो जंजीरें इसलिए जो है ना कि वो जो मिलेनियल्स हैं, वो लड़कियां जो बहुत खुद मुख्तार हैं, वो अपना कमाती हैं, वो अगर हम कहें कि वो काउंसलिंग के लिए क्यों जा रही हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो वही जिंदगी गुजारने पर मजबूर है जो उनकी माँ ने या सास ने, यानी कि जो दब के गुजारी हो। नहीं, दब के तो देखिए, मैं दबना तो किसी भी, चाहे वो हमारी दादी हो, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी बहुत बावकार खातून थी, और क्या उनका ग्रेस था, क्या वो साड़ी पहनती थी, और मेरे दादा के साथ वो उस वक्त इंग्लैंड से वो मैगजीन्स आई थी, उन्होंने अपना पूरा घर बनाया था। लेकिन वो जब भी कोई बात अपनी मदर इन लॉ की करती थी तो उनको याद था कि मैं इतना, मुझे जेवर पहनाया था कि मुझे तोला गया था। तो पहले वैसे ज़माने में होता था कि तोलते। हाँ। लेकिन जब मैंने रोटी बनाई तो रोटी के एज खराब हो गए, तो मेरा हाथ लेके गरम गरम तवे पे लगा दिया। और वो इतनी, मुझे याद है मेरी दादी का इंतकाल कोई 91 ईयर्स में हुआ है, वो उस बात को लेकर आज भी कभी कभी उस वक्त तक वो रो जाती थी कि उनके दिल में वो इतना हर्ट कर गया था। तो ये देखिए, दबना तो किसी में भी नहीं है, और दबने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी को हम अब्यूज़ करें, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ किया ना, वो हम अपने बच्चों में डालना ही नहीं चाहते। उस तरीके से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनके अंदर सब्र, तहम्मुल, सेक्रीफाइस अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, अपने भाई बहन के लिए भी नहीं है। चलो भाई बहन तो छोड़ दो, आपके अपने माँ बाप तो सबके लिए एक ही है ना, उनके लिए भी नहीं है। हम आज भी अपने माँ बाप के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको देखते हैं। आज भी ओल्ड एज होम में बहुत कम रेशो है कि हम जो है बच्चों को भेजें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाली जनरेशन में अगर बड़ी देखें, अगर हम मिलेनियल्स हैं ना, तो मैं बूमर्स की बात करूं, जो हम जनरेशन एक्स है, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, उन्हीं की माँ बाप जो है इस वक्त वो ओल्ड होम्स में लेकिन भी कम है वो। हाँ, लेकिन बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन ना फरमा बरदार औलाद मुझे तो लगता है हर कि- एरा में है। लेकिन अब जो मुझे लगता है ना, जो अपकमिंग से अल्फा बीटा और सब अब अभी आएंगे, ये रेज हैं, ये बच्चे नहीं, रेज तो हैं। जैसे कि बाहर वेस्ट के अंदर जो कम्युनिटीज में ना, ओल्ड एज कम्युनिटीज, आप जाएं, आप अपने तरह के लोगों में रहें, आपको मजा आएगा, आप फ्रेंड्स बनाएं। मुझे लगता है इस तरह के इदारे भी अब बहुत जल्दी आपके एडवर्टाइजमेंट में आने लगे हैं, ऐसे हैं।